हाँ, हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग अगस्त 25 महीने का प्रतियोगिता रोपण देखने जा रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम लोग कवर करेंगे। तो विश्व के सबसे ऊंचे रेल आज पुल का प्रधानमंत्री के द्वारा लोकार्पण किया। कटरा श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेन सेवा प्रारंभ किया गया। तो यह रियासी जिले में हुआ है, बक्कल व कौड़ी के मध्य चिनाब नदी पर हुआ है। कौन सी नदी पर हुआ? चिनाब नदी, इंपॉर्टेंट है। और इस पुल के दोनों तरफ कौन से स्टेशन है? संगलदाना और यासिया स्टेशन है। यह विश्व का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज है। नदी तल से 359 मीटर ऊंचा है। और एफिल टावर, प्रतिष्ठित एफिल टावर जो हम लोग न्यूज़ में या फिर करंट अफेयर्स में और बुक्स में पढ़ते हैं, तो उससे एफिल टावर से भी 35 मीटर अधिक ऊंचा है। भारत के पहले केबल रेल पुल अंजी का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो इसको हम लोगों ने देख लिया। तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन इसके साथ ही प्रारंभ हो गया। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। उथले समुद्र में पनडुब्बी रोधी युद्ध में सक्षम INS अनाला भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। 18 जून को ऐसा हुआ है। पनडुब्बी रोधी युद्ध में इस्तेमाल होने वाला और पनडुब्बियों की खोज करने व उन्हें नष्ट करने में सक्षम एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है। क्या नाम है इसका? किस श्रेणी में है? तो एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट ASWC उथले समुद्री क्षेत्र में पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए सक्षम है। यह युद्धपोत का नाम क्या है? INS अरनाला को विशाखापट्टनम में कहाँ कमीशन किया गया है? नौसेना डॉकयार्ड में। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान की उपस्थिति में भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान में शामिल किया गया है। तो कहाँ किया गया है? विशाखापट्टनम या वाइजैग में किया गया है। किनकी अध्यक्षता में किया गया है? तो अनिल चौहान जी के उपस्थिति में किया गया है। तो आगे देखते हैं। इसी में तटीय व उथले पानी में पानी के नीचे खतरों का मुकाबला करने के लिए इसको लाया गया है, इस पनडुब्बी को लाया गया है। स्वदेशी तौर पर विकसित 16 ASWC पोतों में पहला है। कुल 16 इस तरह का INS अरनाला की तरह का कुल 16 चाहिए होगा हम लोगों को। अभी जो योजना है उसके तहत 16 को लाना है, लेकिन अभी पहला आया है। फिर देखते हैं, देख लेते हैं इसमें और क्या लिखा। नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत भी है। तो किस तरह से, किस श्रेणी में है? तो इसको पूरा लाइन पढ़ लेते हैं। उप सतही इलाकों में निगरानी, तटीय सुरक्षा, खोज बचाव और कम तीव्रता वाली समुद्री अभियानों में सक्षम यह पोत 77 मीटर लंबा और 1490 टन से अधिक भार वाला है। 1490 टन से अधिक भार वाला है तथा डीजल इंजन वाटर जेट संयोजन द्वारा संचालित नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत है। तो देख सकते हैं 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से बना हुआ है। यह लार्सन एंड टुर्बो शिप बिल्डर्स के सहयोग से गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRAC के द्वारा किया गया है। L&T और GRAC मिलकर इसको बनाए हैं INS अरनाला को, सबसे बड़ा भारत का। इसके लिए कंपोनेंट की आपूर्ति प्रमुख भारतीय रक्षा कंपनियों के अतिरिक्त 55 से अधिक MSME के द्वारा किया गया। MSME को हम लोग प्रोत्साहित करते हैं, बजट में हमेशा देखते हैं। तो MSME के द्वारा 55 से अधिक MSME का हेल्प लिया गया इसको बनाने में। फिर नेक्स्ट खबर देखते हैं। ये पूरा हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारतीय नौसेना का नाविका सागर परिक्रमा 2 अभियान के बारे में दिया गया है। क्या? भारतीय नौसेना के 2 अधिकारियों लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए दोनों मिलकर के ने नौसेना के नौवाहन पोत INSV तारिणी कोई पोत है पर सवार होकर समुद्री यात्रा करते हुए दुनिया का चक्कर 238 दिनों में लगाया है। यह अभियान उन्होंने नाविका सागर परिक्रमा 2 नाम दिया था और 2 अक्टूबर 2024 को गोवा से प्रारंभ किया था। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने गोवा से हरी झंडी दिखाई थी और 25,600 नॉटिकल माइल की दूरी तय करके 238 दिन लगा करने में। इनको 238 दिन लगा और वापस गोवा में ही इनकी वापसी हुई। 29 मई को ये वापस गोवा में ही लौट के आए। इसमें 4 जगह पर इन्होंने विराम लिया था। फ्रेमेंटल ऑस्ट्रेलिया, लिटन न्यूजीलैंड, पोर्ट ऑस्ट्रेनली फॉकलैंड द्वीप समूह, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका। ये हो गया। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है। लिटन न्यूजीलैंड से पोर्ट ऑस्ट्रेनली की यात्रा के दौरान पॉइंट नीमो क्या?
को INSP तारिणी ने पार किया था, जो इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि है। महासागरीय ध्रुव के रूप में जाने जाने वाला पॉइंट निमो महासागर में किसी भूभाग में सबसे दूर स्थित है। पॉइंट निमो क्या है? महासागरीय ध्रुव के रूप में जाने वाला पॉइंट निमो महासागर में किसी भी ध्रुव का सबसे दूर स्थित स्थान है। तो हो गया। फिर नेक्स्ट न्यूज हम लोग देखते हैं, इसमें क्या दिया है। विश्व के शीर्ष लगभग 1500 उच्च शैक्षणिक संस्थान में भारत के 54 संस्थान है। क्यूएस रैंकिंग 2026। क्यूएस रैंकिंग का महत्व काफ़ी होता है। तो 54, 1500 में 54 संस्थान हमारे भारत का है। तो देखते हैं, भारत को जो 54 संस्थान है, ये चौथा स्थान पाया है। अमेरिका के सर्वाधिक 192 संस्थान है। 1500 में 192 संस्थान, 1500 में 192 तो US के हैं, 90 UK के हैं, और तीसरे स्थान पे है, हाँ, चीन के 72 हैं। चीन के 72 हैं। चीन के कितने हो गए? 72 हो गए, और इंडिया के 54 हो गए। तो इनका याद नहीं रखना है, इसका याद रख सकते हैं कि US का सबसे ज़्यादा है, इंडिया का 54 है, जो कि 4th रैंक है संस्थानों की संख्या को अगर देखें तो। नेक्स्ट देखते हैं, ये सेकेंड कॉलम तो कंप्लीट है, इसको बाद में देखते हैं। थर्ड कॉलम में चलते हैं। तो भारत के 8 संस्थान पहली बार ही क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में स्थान पा सके हैं। भारत के 8 संस्थान पहली बार ही क्यूएस, अच्छा 8 ऐसे संस्थान जो थे जो 1500 की सूची है उसमें पहला बार स्थान पा चुके हैं। इसमें कुछ संस्थान है IIT गांधीनगर, LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, कलिंगा किट इत्यादि। फिर नेक्स्ट बिंदु में चलते हैं। क्यूएस रैंकिंग 2026 में विश्व के शीर्ष 250 संस्थान में भारत के 6 संस्थान है। शीर्ष 250 संस्थान को अगर देखें तो 6 संस्थान ही शामिल है। इसमें प्रथम स्थान IIT दिल्ली का 123वां स्थान इनको मिला है। ठीक है, और रैंकिंग का एक साथ यहाँ पे रैंकिंग दिया हुआ है। विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पहला स्थान MIT अमेरिका को मिला है, जो कई सालों से ये फर्स्ट आ रहे हैं। ठीक है, एशिया में अगर देखें नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर 8वां रैंक मिला है। भारत में अगर देखें 123 रैंक मिला है, 123वां रैंक IIT दिल्ली को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पे तो उसी को फिर से लिखा हुआ IIT दिल्ली 123 रैंक। तो 2 कॉलम इसी में कवर हो गया। थर्ड कॉलम में देखते हैं क्या लिखा है इस पेज के। MIT जो है लगातार 14वां बस शीर्ष स्थान पाया है, सो लिखा हुआ है। तो ठीक है, उसी को रिपीट किया गया इस पेज में। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। हाँ, क्यूएस लंदन की यह रैंकिंग 6 महत्वपूर्ण मानक पर के आधार पर है। इनमें से कौन कौन से है? पहला हो गया एकेडमिक रेपुटेशन, दूसरा है एम्प्लॉयर रेपुटेशन, तीसरा है साइटेशन पर फैकल्टी, और है नेक्स्ट है फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, और उसके बाद है एक और पैरामीटर क्या है? इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो और इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो। ठीक है, बढ़ते सर्वोच्च न्यायालय का पुराना प्रतीक चिन्ह बहाल कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सितंबर 24 में न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय के प्रतीक चिन्ह को बदलकर नया प्रतीक चिन्ह जारी किया था। अब नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई ने यह प्रतीक चिन्ह एक बार पुनः बहाल कर दिया है। BR गवई ने पुनः बहाल कर दिया है। तो देख सकते हैं नए में भी था, और जो हाल ही में चेंज हुआ था DY चंद्रचूड़ के कार्यकाल में, उसमें और अभी वाले में दोनों में कॉमन है यतो धर्मस्ततो जय, यह पुराना प्रतीक चिन्ह में भी है और अभी वाले में भी है, और जो बहुत पहले से चलता रहा था उसमें भी था। तो ये लाइन ध्यान रखने का है, ये जो मोटो है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, स्वदेशी GPS नाभिक की मजबूती के लिए हर 4 महीने में उपग्रह प्रक्षेपण की इसरो की योजना है। तो अमेरिका के GPS, रूस के ग्लोनास, चीन के बाइडू के तर्ज पर भारत ने स्वदेशी भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली, जिसे अब नाभिक के नाम से जाना जाता है, का विकास किया, जो भारत और आसपास के क्षेत्रों की सटीक जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं। 7 उपग्रहों संचालित होने वाली यह प्रणाली उपग्रहों में खराबी आने के कारण पूरी तरह से संचालित नहीं हो सकी है। इसके लिए 7 उपग्रहों को पृथ्वी के विभिन्न कक्षाओं में जुलाई 2013 से 16 के दौरान इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, किंतु इसमें लगाई गई परमाणु घड़ियों के समय पूर्व ही खराब हो जाने पर यह उपग्रह निष्प्रभावी होने लगा। इसमें कुछ को बदलने की भी नौबत आ गई है।
ठीक है। 2013 से अब तक 11 उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं, किंतु उपग्रहों को खराबी आने के कारण कुछ मिशनों की विफलता के चलते 4 उपग्रह से ही काम चलाना पड़ रहा है। इसमें NVS-1, IRNSS-1B, IRNSS-1F, IRNSS-1L शामिल है। नाविक प्रणाली के लिए एक उपग्रह NSV-2 का प्रक्षेपण इसी वर्ष 29 जनवरी 25 को किया गया था GSLV F-15 के जरिए, किंतु उसे वांछित भू-स्थिति कक्षा में पहुंचाया नहीं जा सका, तो ये विफल रहा। इस क्षतिपूर्ति के लिए NSV-3 का प्रक्षेपण अक्टूबर 25 तक करने का इसरो का योजना है। ठीक है, ये न्यूज कवर हो गया। अब देखते हैं अंतर सेवा संगठन अधिनियम 2023 के नियम लागू। एक ही अधिकारी तीनों सेनाओं के जवानों पर कर सकेगा नियंत्रण, ऐसा हो गया। 27 मई से ये लागू हुआ है। ठीक है, एक्ट कौन सा था? अंतर सेवा संगठन कमांड नियंत्रण और अनुशासन अधिनियम, इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट 2023। तो 27 मई 2025 से लागू हुआ। 23 का अधिनियम 25 से लागू हुआ। लागू किए इस कानून ISO के तहत नियुक्त कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड को या कमांडर इन चीफ को जो नियुक्त होंगे को तीनों सेनाओं के कर्मियों पर प्रशासनिक नियंत्रण करने व अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार होगा। ठीक है, तो अभी क्या होता था कि हमारे पास सेना का 3 अंग है, थल, जल, या जिसको नौ बोलते, नौसेना और वायुसेना। तो जब साथ में कोई ऑपरेशन करते थे तो नौसेना के जो जवान हैं वो नौसेना के अधिकारी से को रिपोर्ट करते थे या उनके प्रति उत्तरदायी होते थे। तो जब संयुक्त ऑपरेशन होता था, थल सेना के अधिकारी के आदेशों को नौसेना के जवान सीरियसली नहीं लेते थे या फिर उनमें उतना वो नहीं होता था, क्योंकि सीधी जिम्मेदारी उनकी वहाँ पे नहीं थी। तो अब ऐसा व्यवस्था कर दिया गया है कि जिनको कमांडर इन चीफ बनाया जाएगा ऑपरेशन का या ऑफिस इन कमांड बनाया जाएगा, उनका बात उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी उन जवानों की जिम्मेदारी सामने जो कमांडर इन चीफ होंगे या ऑफिसर इन कमांड होंगे उनके प्रति होगी। इस एक्ट में यही किया गया संशोधन। थर्ड कॉलम में देखते हैं। थर्ड कॉलम, हाँ ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है सिंधु चिनाब नदियों का पानी पंजाब हरियाणा राजस्थान तक पहुंचाने की योजना। सिंधु और चिनाब नदियों का पानी पंजाब हरियाणा और राजस्थान तक पहुंचाने का योजना है। बांधों की ऊंचाई बढ़ा करके सलूइस गेट का निर्माण करके। सलूइस गेट क्या होता है? सलूइस गेट से तात्पर्य जल द्वार अर्थात पानी के फाटक से, जिसका बांधों में प्रयोग पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। सिंधु चिनाब नदियों को पानी पहुंचाने के लिए पंजाब हरियाणा राजस्थान तक पहुंचाने के लिए 113 किलोमीटर लंबा नहर का निर्माण का योजना है। बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया। यह नहर चिनाब नदी के पानी को रावी व्यास सतलुज नदी प्रणाली से जोड़ेगी। नहर का बड़ा हिस्सा भूमिगत होगा। तो जैसा कि देख सकते हैं, सिंधु झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो इसमें जो नया योजना है उसमें सिंधु और चिनाब का, जो सिंधु नदी है और चिनाब नदी है, उसका पानी व्यास सतलज, रावी व्यास सतलज में ला करके मिलाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। परियोजना को इस तरह से बनाया गया कि जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के 13 स्थानों पर मौजूद नहर संरचना को जोड़ सके। ठीक है, और इंदिरा गांधी नहर सतलज व्यास को पानी ला सके। सिंधु जल संधि 1960 के कारण भारत सरकार चिनाब पर बांध व जल विद्युत परियोजना पहले भी बना सकती थी, पर बांध की ऊंचाई एक निश्चित सीमा तक ही रख सकती थी। पाकिस्तान द्वारा आपत्ति उठाए जाने पर निर्माण योजना में फेरबदल किया जा सकता था। लेकिन सिंधु जल संधि को स्थगित करने के बाद भारत सरकार अब पाकिस्तान की सहमति के लिए बाध्य नहीं है। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट न्यूज हम लोग देखते हैं। SSLV रॉकेटों के निर्माण के लिए HAL को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करेगा इसरो। तो SSLV हाल ही में चर्चा में भी रहा है, करंट अफेयर्स में पिछले वर्षों में भी।
तो इसरो द्वारा विकसित लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV का इसरो के लिए निर्माण HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी इसरो द्वारा HAL को उपलब्ध कराई जाएगी। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए इसरो से यह अधिभार सर्वोच्च 511 करोड़ की बोली लगाकर HAL ने हासिल किया है। तो HAL ने हासिल किया। नेक्स्ट देखते हैं, यह पहला अवसर होगा जब इसरो द्वारा किसी कंपनी को SSLV निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जाएगी। SSLV का उपयोग 500 किलोग्राम तक वजन के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसरो इनके निर्माण के लिए 2 वर्षों तक HAL का मार्गदर्शन करेगा तथा इस अवधि में 2 रॉकेट HAL द्वारा विकसित किए जाएंगे। इसके पश्चात तीसरे रॉकेट के डिजाइन में संशोधन करने के लिए HAL अधिकृत होगा। इसके अलावा HAL सिर्फ बना ही नहीं सकता, निर्माण ही नहीं कर सकता, बल्कि विपणन भी कर सकता है, मार्केटिंग और लॉन्चिंग भी कर सकता है। फर्स्ट कॉलम का काम हो गया ख़त्म। अब चलते हैं सेकेंड कॉलम देखते हैं। हाँ, UPSC परीक्षाओं में अंतिम चरण में चयन से चुके उम्मीदवारों के लिए लाभार्थ प्रतिभा सेतु योजना को लाया गया है। प्रतिभा का फुल फॉर्म क्या है? प्रतिभा स्टैंड फॉर प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन ब्रिज फॉर हायरिंग एस्पिरेंट्स। प्रतिभा का फुल फॉर्म है प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन ब्रिज फॉर हायरिंग एस्पिरेंट्स। तो इसमें देख सकते हैं इस योजना को मूलतः पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम PDS के नाम से जाना जाता है। 2018 में शुरू किया गया था। तो ठीक है, इसमें इस योजना में क्या होगा, UPSC की परीक्षाओं के सभी चरण उत्तीर्ण करने के बाद भी अंतिम चयन से चुकने वाले युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरियों के लिए अवसर प्राप्त हो सकेंगे। इसके थ्रू पोर्टल बनेगा, उस पर सारे स्टूडेंट का डेटा रहेगा जो सभी चरण पास करके और कुछ मामूली अंक से वंचित रह गए सेवा में चयनित होने से, तो उनके लिए एक व्यवस्था लाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, लंदन के लिए उड़ान भरते ही एयर इंडिया का बोइंग ड्रीमलाइनर अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक को छोड़कर चालक दल सहित सभी की मौत हो गई। कब घटना घटित हुआ? 12 जून 2025 को हुआ है। कितने लोग थे? तो 242 लोग थे। चालक दल के 12 को जोड़ करके 242 थे। केवल एक बचे थे, सीट नंबर 11A इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर 241 व्यक्ति मौत का शिकार बन गए। 30 अन्य लोग भी इस दुर्घटना में शिकार बन गए, क्योंकि यह विमान किसी हॉस्टल के ऊपर गिरा था। वहाँ पे 30 लोग वहाँ उस हॉस्टल को भी मारे गए हैं। और इनको कौन चला रहे थे? तो 60 वर्षीय कैप्टन जो दुर्घटनाग्रस्त विमान है, उनका क्या नाम था? जो चला रहे थे उनका नाम था कैप्टन, पायलट का नाम था कैप्टन सुमित सभरवाल। सुमित सभरवाल। तो ठीक है, देख सकते हैं अहमदाबाद में घटित हुआ। तो ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, तो जो 12 जून को घटना घटित हुई, 12 जून 2025 को, उस विमान का नाम था एयर इंडिया फ्लाइट 171। उस फ्लाइट का नाम था, वो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 241 + 30 मृत्यु के शिकार हो गए। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन प्रवास करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हो गए हैं। तो स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से ड्रैगन कैप्सूल के जरिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए उड़ान उन्होंने भरा था। तो ड्रैगन की यह उड़ान एक्सियोम 4 मिशन के तहत नासा के सहयोग से संपन्न की गई थी। इस मिशन के तहत 4 यात्रियों को ISS भेजा गया था। 4 यात्रियों को 28 घंटे की उड़ान कर 26 जून को सायं 4 बजे भारतीय समयानुसार ISS से जुड़े। नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री पैगी विट्सन थे, 5 बार की यात्रा कर चुके थे। इसमें पहले भी कर चुके हैं। फिर पोलैंड के स्लावोज उजानान्स्की विस्निएवस्की और हंगरी के टिबोर कापू भी इसमें शामिल हैं। 4 लोगों में से थे। शुभांशु शुक्ला के अलावा 4 अन्य लोग थे। नेक्स्ट देखते हैं, 4 उड़ाकों में से 3 को 2027, इसको मूलतः लखनऊ के 40 वर्षीय शुभांशु शुक्ला उन 4 उड़ाकों में से एक है जिन्हें इसरो के गगनयान मिशन के लिए चुना गया था। चुने गए उड़ाकों में से 3 को 2027 में इसरो के गगनयान मिशन द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाना है। 4 में से 3 को भेजा जाना है 27 में।
इसरो के प्रमुख कौन है? वी नारायण का मानना है कि शुभांशु शुक्ला X4 मिशन में जाने का लाभ भारत के गगनयान मिशन को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, शुभांशु शुक्ला ISS पर प्रवास करने वाले पहले भारतीय हो गए। ठीक है, इसके पहले शुभांशु शुक्ला से पहले राकेश शर्मा ने 1984 में तत्कालीन सोवियत संघ के सोवियत इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत सोयूज T2 के जरिए अंतरिक्ष में यात्रा की थी। फिर है, राकेश शर्मा ने अन्य दल साथियों के साथ सैल्यूट 7 ऑर्बिटल स्टेशन पर 8 दिन बिताए थे। और नेक्स्ट है, एक तो राकेश शर्मा हो गए अंतरिक्ष यात्रा करने वाले, दूसरे हो गोविंद होटकुरा हो गए, एक पर्यटक के रूप में ब्लू ओरिजिन्स कंपनी के NS-24 निजी मिशन के तहत उड़ान भरी थी। 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कार्बन लाइन तक ही गए थे ये। तो ये तीसरे हो गए एक तरह से। नेक्स्ट देखते हैं, 26 जून को भारतीय समयानुसार 5:44 पर अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे और 634वें अंतरिक्ष यात्री थे ये। और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की कक्षा में 370 से 460 किलोमीटर ऊंचाई पर परिक्रमा करता है। 14 दिन का प्रवास कार्यक्रम था। वहां रहते हुए 60 विभिन्न प्रयोग वह करेंगे, अधिकांश बायोलॉजिकल स्टडीज होगा। उल्लेखनीय कि नवंबर 2000 से लगातार कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस प्रकार 24 घंटे में पृथ्वी की 16 परिक्रमाएं यह करता है, जिससे वहां रह रहे अंतरिक्ष यात्री हर दिन 16 बार सूर्योदय एवं सूर्यास्त का अनुभव करते। इस तरह से राष्ट्रीय का न्यूज खत्म हो गया अगस्त महीने का। नेक्स्ट देखते हैं राज्य समाचार। तो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ बन रहा है? आगरा में बन रहा है। ठीक है, फिर उसके आगे देखते हैं। हाँ, 2 साल से अधिक सजा के चलते अलीनगर से निर्वाचित विधायक मिश्री लाल यादव की विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई है। तो इस तरह का प्रावधान दरभंगा जिले के अलीनगर से भाजपा विधायक थे ये। फिर बिहार के सभी ग्राम पंचायतों में विवाह भवन बनाने की बात है। सभी ग्राम पंचायतों में विवाह भवन बनाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत अगले 5 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। प्रत्येक विवाह भवन की लागत 50-50 लाख अनुमानित की गई है। इस योजना पर कुल मिलाकर 4,026 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का अनुमान है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री श्री मोदी की साइप्रस, कनाडा व क्रोएशिया की यात्रा हुई है। तो कनाडा की यात्रा उनकी जो थी मूलतः G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी सिलसिले में थी। बॉक्स एक दिया हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के मामले में तुर्की जो साइप्रस का पड़ोसी देश द्वारा पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करने के कारण साइप्रस की उनकी यह यात्रा रणनीतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि तुर्की और साइप्रस के आपसी संबंध बेहद खराब है। साइप्रस के एक बड़े क्षेत्र पर तुर्की ने कई दशकों से कब्जा किया हुआ है। ठीक है, बॉक्स के बाहर निकलते हैं हम। प्रधानमंत्री श्री मोदी की साइप्रस की यह यात्रा वहाँ के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलिडेस के निमंत्रण पर हुआ था 23 साल के बाद। कितने वर्ष के बाद? 23 वर्ष के उपरांत अंतराल के पश्चात किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस की यात्रा थी। तो 15 जून को गए थे। राजधानी कहाँ है? साइप्रस का निकोसिया है। तो ये हो गया सेकंड कॉलम ख़त्म। थर्ड कॉलम में चलते हैं। तो उनको निकोसिया में राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलिडेस ने भारतीय प्रधानमंत्री को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियस 3 से सम्मानित किया है। तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियस 3 सम्मानित किया गया है। तो हो गया, यह मोदी को मिला 23वां वैश्विक सम्मान है। थर्ड कॉलम में हाँ, और देख सकते हैं इसी में साइप्रस के साथ आपसी व्यापार अब $150 मिलियन के करीब पहुंच गया है। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान भारत साइप्रस साझेदारी पर संयुक्त घोषणा पत्र के अतिरिक्त निकोसिया विश्वविद्यालय में भारत अध्ययन ICCR चेयर स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर MOU पर हस्ताक्षर भी किया गया है। तो 15 जून को साइप्रस में थे। बाद में 16 जून को प्रधानमंत्री श्री मोदी कनाडा पहुंचे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के आधिकारिक नियंत्रण पर कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में अतिथि के रूप में भागीदारी उनका मुख्य कार्यक्रम था।
ठीक है। तो लगभग एक दशक के पश्चात 2015 के पश्चात उनकी कनाडा यात्रा था। भारत यद्यपि G7 का सदस्य नहीं है, तथापि पिछले लगातार 6 शिखर सम्मेलनों के आयोजक राष्ट्र श्री मोदी को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित करते, भारत को आमंत्रित किया जा रहा है। तो कनाडा में कहाँ यह आयोजन हुआ था इस वर्ष? यह सम्मेलन कैलगरी प्रांत में अल्बर्टा के निकट कनानास्किस में आयोजित किया गया, कनानास्किस में आयोजित किया गया था, ठीक है। फिर G7 के सदस्य कौन है? अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली, जर्मनी, कनाडा, जापान इसके सदस्य हैं। हाँ, और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सम्मेलन के बीच में ही अमेरिका वापस लौट गए थे। तो जिन जिन राष्ट्र प्रमुखों की मुलाकात ट्रंप से नहीं हो पाई थी, उनसे बाद में फ़ोन कॉल पे बात हुई थी। तो उसमें भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के मामले में भारत ने किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया है, ऐसा स्पष्ट किया था। तो फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकंड कॉलम देखते हैं, यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, मार्क कार्नी अब कनाडा के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी का भेंट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, तो साइप्रस हो गया, कनाडा हो गया। अब मोदी जी गए 18 जून को क्रोएशिया की राजधानी जागरेब पहुँचे। वहाँ हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका स्वागत किया गया। क्रोएशिया गणराज्य के प्रधानमंत्री कौन है? आंद्रेज प्लेनकोविक हैं, आंद्रेज प्लेनकोविक। तो प्रधानमंत्री मोदी और आंद्रे प्लेनकोविक दोनों हाथ मिला रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी सुधार के लिए IMEC के महत्व को दोनों नेताओं ने स्वीकार किया। बातचीत हुआ, IMEC के महत्व को उन्होंने स्वीकार किया। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड कॉलम में क्या दिया है। थर्ड कॉलम में रक्षा सहयोग पर 2023 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उल्लेख करते हुए रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए सहमति दोनों प्रधानमंत्रियों में हुई। सहयोग के लिए स्वास्थ्य देखभाल तकनीक, कृषि तकनीक, AI, साइबर सुरक्षा पहचान हुई है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पहचान हुई। समझौता होता है तब इम्पोर्टेंट होता है। हाँ देखिए, अभी इधर समझौता हो रहा है। MOU पर हस्ताक्षर द्विपक्षीय वार्ता के पश्चात किए गए कौन कौन से हुए? कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग। दूसरा MOU किसको होगा? सांस्कृतिक आदान प्रदान। तीसरा विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग। चौथा जागरेब विश्वविद्यालय में ICCR हिंदी चेयर के विस्तार में, जैसा निकोसिया विश्वविद्यालय में हुआ था उसी तरह के यहाँ। तो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए हुआ। किसके किसके बीच हुआ? भारत और क्रोएशिया के बीच हुआ कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग। दूसरा हो गया सांस्कृतिक आदान प्रदान। तीसरा विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग। चौथा हो गया जागरेब विश्वविद्यालय में ICCR हिंदी चेयर के विस्तार के लिए, ठीक है। ये न्यूज़ खत्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पैलासियोस की भारत यात्रा हुई है। तो 2 से 4 जून को हुई है। पराग्वे के किसी राष्ट्रपति की भारत की यह दूसरी यात्रा है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। पराग्वे के साथ भारत के राजनीतिक संबंध सितंबर 1961 में ही स्थापित हुए थे। तो अब देखते हैं, हाँ, भारतीय कंपनियों को अपने बहुमूल्य धातुओं के भंडार में निवेश करने के लिए आमंत्रित करने के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में सहयोग संवर्धन की पेशकश भी पराग्वे की ओर से की गई है। हाँ, भारतीय कंपनियों को वहाँ बहुमूल्य धातु के भंडार निवेश करने के लिए आमंत्रित किया गया है। रक्षा क्षेत्र में सहयोग संवर्धन की पेशकश भी पराग्वे की ओर से की गई। पराग्वे में बहुमूल्य धातुओं के क्षेत्र में चीन के प्रस्ताव को पराग्वे ने अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हुए ठुकरा दिया था, भारत को निमंत्रित किया। फिर वार्ता में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि मर्कोसूर के साथ प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के चलते पराग्वे के साथ आर्थिक सहयोग से डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल्स, ऊर्जा, कृषि, डिफेंस व स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए कई अवसर हैं। तो ठीक है, देखते हैं अब आगे क्या है। फर्स्ट कॉलम में कुछ नहीं, सेकंड कॉलम में चलते हैं। बांग्लादेश में जारी नए करेंसी नोटों पर शेख मुजीबुर रहमान का फ़ोटो हटा दिया गया है, जो नया करेंसी नोट है। तो इसमें शेख मुजीबुर रहमान का राष्ट्रपिता का दर्जा भी वापस ले लिया गया। 2025 में पाठ्य पुस्तकों में परिवर्तन करते हुए बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराने का श्रेय शेख मुजीबुर रहमान के स्थान पर BNP पार्टी के संस्थापक जियाउर रहमान को दिया गया है। तो शेख हसीना
का जो पार्टी था उसके विपक्षी हैं बीएनपी। बीएनपी के संस्थापक को अब पाकिस्तान से आज़ाद कराने का श्रेय वहाँ के पुस्तकों में दिया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व में विशाल विरोध के कारण शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री शेख हसीना जो विगत 15 वर्षों से प्रधानमंत्री बनी हुई थी के नेतृत्व वाली आगामी लीग की सरकार को उखाड़ फेंका गया था। ठीक है, ये 75 में शेख मुजीबुर रहमान राष्ट्रपति हुआ करते थे बांग्लादेश के। सैन्य अधिकारियों ने तख्ता पलट किया, उनके परिवार को मार दिया और शेख हसीना उस समय जर्मनी में रहा करती थी, तो इसलिए वो बच गई। बाद में 96 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी, 2009 से लगातार प्रधानमंत्री बनी रही। तख्ता पलट अगस्त 24 में हो गया। सेकंड कॉलम भी हो गया। अब चलते हैं थर्ड कॉलम में। यून सुक यूल की बर्खास्तगी के पश्चात डेमोक्रेटिक पार्टी के ली जे म्यूंग दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए हैं। तो देख सकते हैं ली जे म्यूंग दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पद के लिए मूलतः चुनाव 2027 में हुए थे, किंतु 2022 के निर्वाचित यून सुक यूल द्वारा सत्ता का दुरुपयोग कर दिसंबर 24 में मार्शल लॉ लागू करने का महाभियोग उनके विरुद्ध पारित किया गया, जिसके तहत संवैधानिक न्यायालय द्वारा 4 अप्रैल 25 को उन्हें पद से हटा दिया गया, जिसके पश्चात संवैधानिक व्यवस्था के चलते 60 दिन के लिए बीता चुनाव कराना अनिवार्य हो गया था। तो ठीक है, तो म्यूंग करके बन गए हैं, कोई हैं ली जे म्यूंग डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हाँ, 12 देशों के नागरिकों ने अमेरिका परिवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। कौन से 12 देश हैं? ईरान, अफगानिस्तान, म्यांमार के अतिरिक्त चाड, कांगो गणराज्य, इरिट्रिया, हैती, इक्वेटोरियल गिनी, लीबिया, सोमालिया, यमन। 12 देश का नाम याद रखने की जरूरत नहीं, कुल 12 देश हैं, ये ध्यान रखना है। पड़ोसी देश अफगानिस्तान, म्यांमार के बारे में ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कुछ पे आंशिक प्रतिबंध भी लगाया गया है। तो कितने पे लगाया? 7 पर, और अन्य देशों पर ना कुछ आंशिक प्रतिबंध लगाया गया है। अमेरिका प्रवेश पर आंशिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। ठीक है, ये न्यूज़ हो गया। इसके आगे चलते आपसी सहयोग संवर्धन को चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की पहली त्रिपक्षीय बैठक में सहमति बनी है आपसी सहयोग संवर्धन के लिए। तो इसमें क्या है, चीन के कुनमिंग में शहर में 19 जून को यह बैठक संपन्न हुआ, कुनमिंग में संपन्न हुआ। ठीक है, सेकेंड कॉलम देखते हैं। सेकेंड कॉलम में कुछ खास नहीं है। थर्ड कॉलम में चलते हैं। हाँ, बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य, लाटविया और लाइबेरिया। बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य, लाटविया और लाइबेरिया 1 जनवरी 2026 से सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होंगे। ठीक है, तो इन 5 राष्ट्रों का चयन 1 जनवरी 2026 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 नए अस्थायी सदस्य होंगे। परिषद की 2 वर्ष की अस्थायी सदस्यता के लिए उनका चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा में 3 जून को संपन्न होगा। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में 5 देश अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सिएरा लियोन व स्लोवाकिया का स्थान 1 जनवरी 26 से ले लेंगे। ये इनकी सदस्यता 2 वर्षीय सदस्यता 31 नवंबर 25 को समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है। उल्लेखनीय कि भारत सुरक्षा परिषद की 2 वर्ष की अस्थायी सदस्यता हेतु 8 बार चुना जा चुका है। 50, 51, 67, 68, 72, 73, 77, 78, 84, 85, 91, 92, 11, 12, 21, 22। ठीक है, तो ठीक है, 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस। 10 अस्थायी सदस्य रहते हैं, इसमें 5 हाल ही में चुने गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है G7 का 51वां शिखर सम्मेलन कनाडा में कैलगरी में कानानास्किस में संपन्न हुआ है। कनाडा के कैलगरी में कानानास्किस में संपन्न हुआ। आउटरीच सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भी संबोधित किया। तो यही स्थान का नाम कानानास्किस है, कनाडा का। ये पीटी एग्जाम में पूछ सकता है। तो ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में क्या बताया? आज भारत के लगभग सभी घर बिजली से जुड़े हैं। 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस समय कुल स्थापित क्षमता लगभग 50%, कुल स्थापित क्षमता है उसका कितना? 50% नवीकरणीय ऊर्जा का है। उन्होंने बताया कि 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की ओर दृढ़ता से अग्रसर है। क्लीन एनर्जी के लिए ग्रीन
हाइड्रोजन, न्यूक्लियर एनर्जी, एथेनॉल ब्लेंडिंग पर भारत जोर दे रही है। विश्व के सभी देशों में ग्रीन और सस्टेनेबल फ्यूचर को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये G7 देशों के साथ भारत का व्यापार अमेरिका के साथ सर्वाधिक है। आयात निर्यात का डेटा है, तो निर्यात हम लोग अमेरिका को सबसे ज़्यादा कर रहे हैं G7 देशों में। फिर है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हाँ, इसका थीम क्या था G7 का? साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स। साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स था इसका थीम। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त बयान जारी किया गया है जो G7 में, उसमें क्या कहा गया है कि ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं हो सकता है। इसमें कहा गया है कि ईरान संकट के समाधान से मध्य पूर्व में शत्रुता को व्यापक रूप से कम करने, जिसमें गाजा में युद्ध विराम भी शामिल है, की ओर अग्रसर होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। फिर साझा बयान को फिर से लिखा गया है, ईरान को अपने रक्षा करने का अधिकार है तथा ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं हो सकता है, ये लिखा गया है, बोला गया है। फिर G7 का आगामी जो शिखर सम्मेलन है, 52वां शिखर सम्मेलन फ्रांस में होगा। कहाँ होगा? फ्रांस में होगा। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड कॉलम में। हाँ, इजराइल ईरान के बीच 12 दिन के भीषण युद्ध के बाद युद्ध विराम हो गया है। तो संघर्ष विराम 23 जून को लागू हो गया है। ऑपरेशन राइजिंग लायन के नाम से सैन्य कार्रवाई में इजराइल के 200 विमानों ने ईरान के लगभग 100 ठिकानों को निशाना बनाया था। और ईरान के वायुसेना प्रमुख आमिर अली हाजीजादेह और एलीट फोर्स इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रमुख मेजर जनरल हुसैन सलामी की हत्या कर दिया गया था। देखते हैं राजधानी क्या है। देखते हैं, इजरायली हमलों के प्रत्युत्तर में ईरान भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायली ठिकानों पर हमले किए। इजरायली डिफेंस सिस्टम को भेजते हुए उसकी राजधानी तेल अवीव व बंदरगाह हाइफा पर बड़े हमले ईरान ने 16 जून को किए। तो भारत ने भारतीयों की सुरक्षित निकासी के लिए ऑपरेशन सिंधु संचालित किया। दोनों देश एक दूसरे के ठिकानों पर मिसाइलों से हमले का सिलसिला चल ही रहा था कि इस मामले में एक नया खतरनाक मोड़ 22 जून को ले लिया, जब अमेरिका स्वयं ही लड़ाई में शामिल हो गया। ईरान के पहाड़ी के नीचे बहुचर्चित एवं सुरक्षित फोर्दो परमाणु संयंत्र बंकर बस्टर बम बरसाकर उसे अमेरिका ने ध्वस्त कर दिया। अभेद्य किले के रूप में कहे जाने वाले अति सुरक्षित फोर्दो संयंत्र पर हमले के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत सबसे खतरनाक B-2 बम वर्षक विमानों से भारी भरकम बम अमेरिका ने बरसाए। 2 अन्य परमाणु संयंत्र पर टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें अमेरिका ने दागी। इस प्रकार अमेरिकी हमलों से पूरे विश्व में इसकी मिलीजुली प्रतिक्रिया रही। रूस, चीन के साथ अधिकांश मुस्लिम देशों ने इसकी निंदा भी की। अमेरिका के इन हमलों के जवाब में अगले ही दिन ईरान ने अमेरिका के कतर स्थित वायुसैनिक अड्डे पर कतर में और इराक के सैन्य अड्डे में बनी अमेरिकी सैनिकों के आवासों पर मिसाइल से हमले 23 जून को किए। 12 दिन तक चले इस विनाशकारी युद्ध विराम 23 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की पहल पर एवं अपील पर ही हुआ। युद्ध विराम के लिए इजराइल को मनाने में जहां डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका रही, ईरान को इसके लिए तैयार करने में कतर का योगदान रहा। देख सकते हैं इधर बॉक्स में दिया हुआ अमेरिका का ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में B-2 बम वर्षक विमान, बंकर बस्टर्स बम, टॉमहॉक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। तो फोर्दो संयंत्र है, फोर्दो इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। नतांज और इस्फहान में भी प्रमुख जगह था जहाँ पे बम गिराया गया है। फारस की खाड़ी देख सकते हैं, अरब सागर। ठीक है, थर्ड कॉलम में देखते हैं। थर्ड कॉलम में कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, तो इस तरह से ये ख़त्म हो गया। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।